हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में सेकंड बुक पढ़ेंगे जिसकी फर्स्ट यूनिट टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ व क्षेत्र। तो शुरुआत करते हैं लोक प्रशासन के अर्थ से। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। अब हम लोक प्रशासन की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा बताई है। हम दो विद्वानों की परिभाषा लेंगे। पहली परिभाषा है साइमन। साइमन ने लोक प्रशासन की परिभाषा में कहा है कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से हैं जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। कहने का मतलब है उनकी परिभाषा में ये कहा गया कि जो कार्य प्रशासन कर रहा है वो केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी क्षेत्रों में अपने अपने अधिकारी ये कार्य करते हैं। तो ये है परिभाषा साइमन ने दी। दूसरी परिभाषा पार्सी मैक्वीन ने, उन्होंने परिभाषा दी है लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्य से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा। यानी ये लोक प्रशासन जो भी कार्य करे वो केंद्र सरकार करे चाहे स्थानीय सरकार, राज्य सरकार करे, वो कार्य उनके होते हैं, कहीं भी वो कार्य कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा में इन्होंने ये बताया है। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग है। पहला भाग है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कॉब्र दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो शुरुआत करते हैं हम व्यापक दृष्टिकोण से। तो व्यापक दृष्टिकोण से बच्चों शब्द से पता चलता है कि बड़े भाग में या बड़े रूप में ये कार्य करेगा, वो है व्यापक दृष्टिकोण। तो इसमें भी एल.डी. वाइट, मार्क्स और विलोबी ने अलग अलग बात कही है। यहाँ तक कि सब ने अलग अलग व्यापक रूप कैसे किया जाता, तो ऐसे अलग अलग बात कही है। तो वाइट के अनुसार इन्होंने बताया है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। यानी सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। यानी तीनों कार्य करेगी लोक प्रशासन में। ये व्यापक दृष्टिकोण में बताया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है जिसका प्रयोजन लोग नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना। यानी नीतियाँ तो बनाएंगे, कौन बनाएंगे? अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका भी बच्चों 2 प्रकार की है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी कौन आएंगे? नेतागण। जो नेता लोग आएंगे वो अस्थायी, यानी 5 साल जितने उनका कार्यकाल है उतने कार्यकाल के बाद वो हट जाते हैं। लेकिन स्थायी कार्यपालिका वो रिटायरमेंट तक अपना कार्य करते ही रहते हैं। तो वो आएंगे नौकरशाही, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो सब आएंगे स्थायी कार्यपालिका में। तो जो ये अस्थायी कार्यपालिका है ये सब नीतियाँ वगैरह बनाएंगे। फिर ये कार्यपालिका नीतियाँ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, लागू करेंगे, फिर बाद में भेजेंगे प्रशासन को। तो प्रशासन में वो कार्य क्रियान्वित करेंगे। दूसरा है इसी में दृष्टिकोण में व्यापक में प्रोफेसर वाइट ने लोक प्रशासन की व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक
नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। यानी नीतियाँ कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। उनकी रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। तो ये सब तीनों मिलकर कार्य करेंगे, फिर जाके सार्वजनिक कार्य होंगे और वो प्रशासन को भेजेंगे, प्रशासन वो कार्य पूरा करेंगे। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि लोक प्रशासन की व्यापक अर्थों में कहा है कि अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त कार्य आते हैं। यानी कि कार्ल मार्क्स कह रहा है कि सारी बातें प्रशासन कार्य करता है, सारी बातों के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी क्षेत्र में। आर्थिक में स्कूलें वगैरह ये सब बनाना, तो हर चीज़ों के लिए पैसे तो चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं? नीतियाँ बना के वो लागू करने के बाद प्रशासन को भेजते हैं और ये सारे कार्य करते हैं सार्वजनिक यानी सभी के लिए। तो अपने व्यापकतम लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। इसके बाद विलोबी जो विचारक है, इन्होंने भी व्यापक रूप में बताए हैं कि इसके अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे कार्य सरकार के किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। यानी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो कार्य, लेकिन कार्य कौन संपादित करेगा? लोक प्रशासन। नीतियाँ कौन बनाएगा? सरकार के अंग। इस प्रकार से बच्चों व्यापक दृष्टिकोण के द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, ये सारे कार्य उनको करना पड़ता है, लोक प्रशासन करता है। दूसरा है क्षेत्र संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण शब्द से पता चलता है कि छोटे रूप में, यानी लोक प्रशासन, कुछ विचारक कह रहे कि ये छोटे रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें साइमन ने भी कहा है, लूथर ने भी कहा है, लूथर, गुलिक, इन्होंने कहा है। क्या क्या कहा उन्होंने इनके संकुचित रूप में? कि उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से ही है। यानी कि साइमन कह रहे हैं कि लोक प्रशासन का कार्य सिर्फ कार्यपालिका कर रही है। बाकी संकुचित कह रहे हैं कि व्यापक में तो देखो सबने किया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, लेकिन संकुचित में कह रहे हैं कि सिर्फ कार्यपालिका कार्य करती है। क्योंकि स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है? नौकरशाही, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी। तो ये सब आएंगे तो साइमन कह रहा है सिर्फ कार्यपालिका ही कार्य करेगी, बाकी सब कार्य नहीं करेगी। क्योंकि स्थायी कार्यपालिका में कलेक्टर वगैरह जो भी है, आईएएस वगैरह, ये सब कार्य प्रशासन के पास जाएगा, वो फिर बाद में आगे कार्य देगा। जैसे कि मान लो सड़क बनवाना वगैरह, पुल बनवाना, तो टेंडर वहाँ से नीति आएगी, कहाँ से? कार्यपालिका से। लागू करेगी तब, जब कानून तो बनाएगी कौन? कोई भी नीतियाँ बनाएगी व्यवस्थापिका, लेकिन लागू करने के बाद वो फिक्स होगी। तो लागू करने के बाद बच्चों जब प्रशासन के पास आएगी तब वो क्रियान्वित करेंगे। तो कहने का मतलब संकुचित दृष्टिकोण से वो तो सब करते रहेंगे, आखिर क्रियान्वित यानी कार्य करना किसका काम है? कार्यपालिका। इसलिए साइमन ने कहा है कि ये सिर्फ संकुचित दृष्टिकोण है, सिर्फ कार्यपालिका ही इसका कार्य करती है। तो कार्यपालिका की शाखा इसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो करती है। इसके बाद संकुचित दृष्टिकोण में लूथर, गुलिक, इन्होंने भी बताया है कि इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि इसके क्षेत्र में सिर्फ कार्यपालिका ही आएगी, उनकी पद्धतियाँ, कौन सी पद्धतियाँ ले रहे हैं वही बात करेंगे, बाकी सब कोई इतना कार्य नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर स्थायी कार्यपालिका ही कार्य करेगी। तो ये हुआ लोक प्रशासन के क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण। अब है तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कोब्र दृष्टिकोण। इसमें पोस्ट कोब्र दृष्टिकोण में पूरी बात अलग, ये अपने अपने क्रम में बताई है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर, गुलिक
ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कॉब्र कहा जाता है। यानी गुलिक ने ये सब बातें कही है। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी फेयोल आदि विद्वानों ने भी पोस्ट कॉब्र दृष्टिकोण अपनाया है, परंतु इन विचारकों को सुस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय सिर्फ गुलिक को ही जाता है। पोस्ट कॉब्र शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, जो इस प्रकार है। गुलिक ने ये इस शब्द को अलग अलग रूप में बताया है। पहला है पी से प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस से है स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, सीओ से कोऑर्डिनेशन से समन्वय करना, आर से है रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट करना, और बी से है बजटिंग जो बजट तैयार करते हैं। इस प्रकार से पहला पी का योजना बनाना यानी प्लानिंग करना, रूपरेखा तैयार करना, फिर बाद में निश्चित प्राप्ति होने दे करने के बाद धैर्य प्राप्ति के बाद रीतियों को निर्धारित करना, यानी रीति जो भी रीति के हिसाब से नीतियाँ बनाई है वो सब इसमें बताई गई है। दूसरा संगठन बनाना, यानी उनका ये उद्देश्य है कि प्रशासन ढांचे को इस प्रकार संगठित करना ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके, विभागों में समन्वय किया जा सके। यानी संगठन बनाना कि कोई ये करेगा, आप रिपोर्टिंग करो, आप ये करो, सबको काम अलग अलग, जिसको प्रशासन को अलग अलग सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार से कार्य हमेशा जो पूरा मिलकर अलग अलग, जैसे कि आर्थिक है तो वो जो लेखांकन होगा वो अच्छा ज्ञाता होगा तो उनको आर्थिक सब जो भी संभालना पड़ेगा वो आर्थिक हिसाब से संभालेगा। तो ऐसे जो भी उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको वो संगठन बना के दिया जाएगा। फिर है कर्मचारियों की व्यवस्था, स्टाफ यानी कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, उसके लिए कार्य करने की अनुकूल दशा निर्माण करता है। यानी कर्मचारियों की भर्ती खोलेंगे, फिर उसमें से सब अलग अलग लेंगे, टीचर वगैरह सब, हर कोई क्षेत्र में, पुलिस वगैरह, तो वो सब अपना न्यायपालिका की रक्षा करेगा, कार्यपालिका कार्य करेगी, ये सब कार्य करेंगे। तो ये कर्मचारियों की व्यवस्था भी कौन? प्रशासन करेगा कि किस किस कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। फिर है डी से है निर्देशन करना। इसके अंतर्गत निर्णयों के द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध को लिया जाते हैं। ये निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में संग्रहित करके प्रशासनिक कर्मचारियों तक पहुंचाया जाता है। यानी निर्देशित करने के बाद जो डायरेक्टर है, निर्देशित करने के बाद कर्मचारियों के पास पहुंचाया जाएगा कि ये आपको कार्य करना है। फिर है समन्वय करना, यानी कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उसमें समन्वय स्थापित करना। यानी कार्यों को देने के बाद सबको समन्वय बिठाना कि ये कैसा होगा, प्लानिंग बनानी होगी, कैसे कितने समय में करना, ये सब समन्वय बिठा के फिर बाद में कार्य होगा। फिर है रिपोर्ट करना। इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित करना। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना, यानी रिपोर्ट पूरी बनाना कि कार्य कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से कैसे करना होगा, कितना बजट लगेगा, पूरा रिपोर्ट बना के आगे भेजा जाएगा। उसमें फिर बाद में वो सेलेक्ट होगा कि कैसे कार्य करना। लास्ट में है बजट तैयार करना। सब कार्य ये योजना बनाना, संगठन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, रिपोर्ट करना, फिर बजट, लास्ट में बजट कि कितने ये पैसे इसमें लगेंगे। तो इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। यानी इसको पूरी योजना बनाकर बजट तैयार करेंगे। जैसे कोई भी स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना,
पुल बनाना, कोई भी चीज़ें बनाए तो पहले पूरी ये सब बनाने के बाद बजट बनाया जाएगा कि इस बजट में ये कार्य होना चाहिए। सरकार के पास जितने पैसे हो गए उस हिसाब से बजट बनाने के बाद ये पोस्ट कोब्र तैयार होगा। अब लास्ट चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और प्रशासन के अधिक अंतर नहीं मानते, यानी कि लोक कल्याण में ये उनको आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा है। आदर्शवादी में इसमें समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी हैं, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। यानी कि ये लोक प्रशासन का कार्य क्या है? अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, और प्रशासन का यही कार्य है और कार्य भी यही है। और लोगों का क्या काम है? लोगों का यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कल्याण के लिए कार्य करे। तो ये आदर्शवादी मानते हैं कि दोनों लोक कल्याण, प्रशासन हो चाहे कार्य हो, दोनों लोक कल्याण कार्य में ही आते हैं। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है। क्यों? क्योंकि जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना किसका? प्रशासन का दृष्टिकोण है। तो वो सुखी बनाना तो लोक कल्याण कार्य तो होगा ही। इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। तो कहने का मतलब जो बात कही है इसमें, इस प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र में जनता के हित के लिए सभी कार्य करना, उनके जनता के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उनका रहन सहन अच्छा हो, वो अच्छे से देश में रह सके, इसके लिए उनके लोक कल्याण कार्य के लिए कार्य किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्कूल बनाना, तो बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, आगे जाके बड़े बड़े अफसर बनेंगे। और हॉस्पिटल है तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए इलाजों के लिए हॉस्पिटल बनाया जाता है। तो सुविधा उनके लिए बस के आवाजाही के जो साधन है उसके लिए सड़कें तैयार करना, बसें शुरू करना, ट्रेनें स्टार्ट करना, एरोप्लेन स्टार्ट करना, ये सब हवाई अड्डा वगैरह बनाना, ये सब लोक कल्याण कार्य में आते हैं। इसी के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। तो ये चारों क्षेत्र आते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में। तो अब थोड़ा सा लास्ट में निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि वर्तमान युग में, यानी वर्तमान समय में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया। यानी किसी ने संकुचित कहा, किसी ने व्यापक कहा, और पोस्ट कॉब की तरह अलग अलग उन्होंने ये गुलिक ने बात कही। लेकिन वर्तमान की बात कहें तो अब ये छोटा संकुचित दृष्टिकोण नहीं रहा, क्योंकि विचारकों ने उस समय बात कही थी जब नए नए स्वतंत्र देश हुए थे। लेकिन अब आज के ज़माने में, आधुनिक समय में लोकतंत्र जो देश देख रहे हैं, तो उनके लिए अब जो कार्य बन रहे हैं लोक प्रशासन के लिए, तो वो बड़े बन गए, क्योंकि हर क्षेत्र में उनको लोक प्रशासन को ही लोगों के हित के लिए या लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है। तो अब वर्तमान के लिए व्यापक हो गया है और समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधाराओं की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पोस्ट कोब्र द्वारा दर्शाई गई तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी ये क्रिया किया जाता है। तो इनमें मानव का संबंध भी इसलिए कि मानवों द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये कार्य किए जाते हैं। तो अब ये क्षेत्र में अब वर्तमान में जो भी विचारक है, तो अब विचारकों के ये
अलग अलग राय है, लेकिन आधुनिक में जो भी निष्कर्ष के हिसाब से हम जाने, आधुनिकता के हिसाब से जाने, तो लोक प्रशासन का बहुत ही अब कार्य बढ़ गया, दिनों दिन कार्य बढ़ गया, क्योंकि अब तकनीकी क्षेत्र आ गई, तकनीकी क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। तो पहले तो जैसे कि हाथ से कार्य करना, अब मशीनें ऐसी आ गई है, तो लोगों के कल्याण के लिए कार्य जल्दी हो रहे हैं। सड़क वगैरह इतना जल्दी, जो भी है नींव वगैरह बनाई जाती है, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह, तो वो सारे इतने वो तकनीकी क्षेत्र आ गए तो जल्दी जल्दी खड़ी हो जाती है। तो मानवीय के कार्यों के कारण, दिमाग के कारण ये सारी मशीनें बनाई और ये सब जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। इस प्रकार से हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। तो अंत में हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को चारों भागों में जो देखे हैं, बांटे गए हैं, उनके ज़्यादा वर्तमान की देखें तो व्यापक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रशासन कार्य नहीं करती, जब बल्कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों कार्य करेगी, तीनों नीतियां बनाएगी, लागू करेगी, उनकी रक्षा करेगी, तभी लोक प्रशासन ये कार्य कर सकेंगे। अगर नीतियां ही नहीं बनी और उनको लागू नहीं की और उनको रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो लोक प्रशासन कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए कहने का मतलब लास्ट में ये है कि वर्तमान में लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक यानी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे हम लोक प्रशासन का आगे का।